जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पे फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके एक जगह पे दे दी जाती हैं। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड की डिटेलिंग्स इम्पॉर्टेंट होती है, वो भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे मेरा निवेदन है, इसको अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर से जरूर शेयर करें ताकि ये लंबे समय तक लोगों तक पहुंच सके। तो ये याद रखिएगा, जल्द से जल्द इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है ताकि कई सारे लोग इसका लाभ उठा सके। अब आगे बढ़ते हैं फ्रंट न्यूज पे द हिंदू के कि क्या न्यूज निकला है। उस न्यूज को हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे, इसको बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को मैं कवर करने वाला हूं। बात करी जा रही है दोस्तों मणिपुर की। ये मणिपुर जो स्टेट है यहाँ पे, इसका हम पूरी डिटेलिंग को देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बात करी जा रही है सेंट्रल फोर्सेस की, तो सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं और जो वायलेंसेस पिछले कई दिनों से उठ रहे थे, कहाँ पे, मणिपुर में, जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। इस वाले जोन की हम बात कर रहे हैं, बिष्णुपुर वाली जिला। तो इस जोन की जो इम्फाल वाले पार्ट में पड़ रही है, यानी ईस्ट और वेस्ट इम्फाल, ये दोनों। तो ये यहाँ जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा तनाव है। दो ग्रुप के बीच में तनाव है, एक है मितई और दूसरी है कुकी जो ट्राइब। मितई को ट्राइबल का दर्जा नहीं मिला हुआ है और इसको ट्राइबल का दर्जा मिला हुआ है। ट्राइबल का दर्जा जब मिल जाता है, ये शेड्यूल ट्राइब में आ जाती है, तो इसको बहुत सारा रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन किस कैटेगरी में? जॉब्स में रिजर्वेशन, स्कीम्स में बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं, सोशल इकोनॉमिक। तो ये इसके लाभ को उठा पा रहे हैं और यहीं पे इसके लाभ को ये नहीं उठा पा रहे हैं। मितई की पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन ऑफ द मणिपुर कंसीडर करी जाती है। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी अगर पॉपुलेशन की जियोग्राफिकल लोकेशन को हम देखें तो ये हिली एरिया, पहाड़ी एरिया पे रहते हैं। यहीं पे ये वैली में निचले तबके की, अगर ये पहाड़ी है तो ये वैली वाले में रहते हैं और यहाँ पे हिली एरिया, तो यहाँ पे ये रहते हैं कुकी वाली ट्राइब। तो इनकी लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में। अगर लोकेशन को देखेंगे तो मणिपुर में यहाँ पे कुछ दिखता है। बॉर्डर टच करती है। अच्छा, ये किस किस स्टेट से बॉर्डर करती है और कितने कंट्री से बॉर्डर टच करती है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा और कमेंट सेक्शन में जरूर से आकर लिखें, ये लंबे समय तक आपको याद रहता है। चलते हैं जल्दी से आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे 5000 CAPF फोर्सेस को लगाया गया है और डिप्लॉय किया गया क्योंकि पिछले कई दिनों में यहाँ पे लोगों की हत्या हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो ट्राइबल ग्रुप है आपस में, वहाँ पे उन कम्युनिटी में आपस में बहुत सारी वायलेंसेस फैल रहे हैं। उसी को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार का एक्शन ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन लिया जा रहा है फ्रेंड्स, उसकी बातें बोली जा रही हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे पहले ही सचेत रहती तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। स्पेशल कमांडो टीम भेजी गई है क्या करने के लिए, तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें वायलेंसेस को न हो। जो जिरबम डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात करना है, जो वुमेन को, बच्चों को एबडक्ट किया गया था, उनकी बॉडी बराक रिवर से कलेक्ट करी गई है। तो ये 3 इम्फाल वैली के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कांग्रेस का डिमांड ये है कि अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए और मोदी को स्टेट विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये जब से यहाँ पे वायलेंसेस हुआ, मोदी यहाँ पे विजिट किए नहीं है। यहीं पे राहुल गांधी का बात करी जाए तो राहुल गांधी 2-3 बार यहाँ पे विजिट कर चुके हैं स्टेट में कि कम से कम पीस प्रोसेस बनी रहे। तो उसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं, अब थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी जाएंगे और इसको और देखेंगे। बात करी जा रही है एक एडिटोरियल की जो आज आया है, उसको अगर डिटेल में देखेंगे तब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मणिपुर में बात करी जा रही है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट अभी मैं दिखाया, ये इसकी बात करी जा रही है कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस जो हम तैनात किए हुए हैं, अब ट्रूप्स जो है टैकल करेगी कि पीस यहाँ पे बनी रहे, शांति बनी रहे, कोई भी दंगे फसाद ना हो, वायलेंसेस ना हो। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे एडिटर इस एडिटोरियल में आर्टिकल 356 को इम्पोज करने की बात कर रहे हैं। जो कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो यहाँ पे आज के परिदृश्य में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं
ये इसको इम्पोज कर सकती हैं। कुछ अगर बैकग्राउंड में हम चल के देखें इम्पोजिशन ऑफ 356, तो एक आर्टिकल आता है 356, 352, 356, 360। तो यहाँ पे आपका आता है नेशनल इमरजेंसी। इस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्र को लेकर के कोई भी चीज सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले एक टर्म थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इसको हटा करके क्या कर दिया गया है आर्म्ड रिबेलियन। इसके भी हो सकती हैं, आर्म्ड अगर रिवेल करता है तो भी नेशनल इमरजेंसी पर्टिकुलर रीजन पे भी लगाई जा सकती है। पहले ये था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इसको हटा दिया गया है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जब लगाती हैं इंदिरा गांधी, याद करिए इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी 75 में यहाँ पे लगाती हैं और 2 साल तक ये चीज़ें चलती हैं। इसी सेशन में जो आपका लोकसभा का सेशन होता है वो 6-6 साल चला है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 356 जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट रूल, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। तीनों नाम एक ही है फ्रेंड्स। 360 में आता है आपका फिनेंशियल इमरजेंसी। किसी भी प्रकार का देश अगर क्राइसिस से गुजर रहा है फिनेंशियल इकोनॉमिक, तो यहाँ पे फिनेंशियल इमरजेंसी लगा देती है। फिनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद इसकी कोई सीमा तय नहीं करी गई है कितना लंबे समय तक ये चीज़ें रहेगी। यहीं पे बात करी जा रही है आपका प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट मैक्सिमम 3 साल तक यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगती है। ये चीज़ें आपको बता दें, यहाँ पे अनलिमिटेड है, ये जब चाहे तब यहाँ पे ये चीज़ें हट सकती हैं। तो इसका प्रोसीजर है, आशा करते हैं यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 356 की जो बात करी जा रही है यहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी को लोग या प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करी जा रही है, जो प्रेसिडेंट यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ कि क्या बातें इम्पोज करी गई हैं। यहाँ पे सीधे कहा जा रहा है कि इतने 1 साल से ऊपर का चीज़ें हो गई, यहाँ पे अपने आप सो मोटो केस में देख करके प्रेसिडेंट को इतनी तो पावर है ही, वो ये चीज़ें पे संज्ञान लेनी चाहिए और इम्पोज करना चाहिए। आर्टिकल 3560 की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जहां हो जाती है वहां पे आर्टिकल 356 आ जाता है। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस की बात करी जाए वहां पे क्या आता है 365 के अंतर्गत ये चीजें लागू होती है। ये भी प्रेसिडेंट रूल ही है, लेकिन ये 365 के जरिए यहाँ पे आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब यहाँ पे सेंटर के डायरेक्शन को कोई फॉलो नहीं करेगा तब। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की अगर फेलियर की हम बात करें तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये चीजें आता है। तो इसी चीज की बात करी जा रही है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को देखना चाहिए था कोर्ट को, अभी तक जो संज्ञान में नहीं लिया। पूरी चीजें यही बोली जा रही है यहाँ पे जो आपको अभी बताया। तो ये हॉरिफिक कंडीशन बना हुआ है मई 2023 में, जब यहाँ पे नग्न करके महिलाओं को परेड कराया गया। एक विशेष कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया। आप सभी लोगों को पता ही होगा कितनी सारी चीजें निकली थी उस समय, और कोर्ट बोला था आप लोग कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, नहीं तो हम अपना सो मोटो एक्शन लेंगे। सो मोटो एक्शन वो होता है जो जुडिशरी अपने स्वयं में लेती है, उसी को सो मोटो एक्शन कहते हैं। इस प्रकार की चीजें भीमराव अंबेडकर जी बताए थे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो उस समय संविधान बनाने की असेंबली रची गई थी, तो 3 अगस्त 1949 को इन्होंने बोला था कि इस प्रकार की संज्ञान एक विशेष परिस्थिति में ही लिया जा सकता है जब आवश्यकता हो। उन्होंने आगे ये भी बात बोला कि जब भी आवश्यकता हो इस प्रकार की चीजें, तो आप आर्टिकल 277A के तहत यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना संज्ञान लेके ये चीजें कर सकती हैं, और वहाँ पे गवर्नर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे गवर्नर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है 356 में, कि गवर्नर बताएगा कि प्रेसिडेंट जी यहाँ पे प्रॉब्लम इस स्टेट में ज़्यादा हो गई है और इम्पोज कर दीजिए। तब यहाँ पे प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं गवर्नमेंट के आंकड़ों पे और इम्पोज कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे 277 ए की बात करना है, तो यहाँ पे उसके बिना भी ये संज्ञान लेकर के फुलफिलमेंट किया जा सकता है अपने कर्तव्य को। तो 277 ए की बात यहाँ पे चल रही है। आशा करते हैं जो आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल हमको लगी है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से कवर करूंगा। प्रेसिडेंट मुर्मू की बात चल ही रही है, जो आपको मैं बताया, तो वो अपना कॉन्शियस सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को डिलीवर कर सकती हैं। उनको भी आखिर कोई ना कोई जिम्मेदारी है, देश की हेड हैं वो, हेड ऑफ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हैं, और इनको ये संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी तक नो स्टेट इन इंडिया हैज बीन सच कंटिन्यू वायलेंस एमंग द कॉमन पीपुल। इस प्रकार की बातें हम लोगों को कहीं देखने को मिली नहीं है कि नंगे वुमेन को परेड कराए। हालांकि भारत जैसी कंट्री जहां पे नारी का इतना सम्मान होता है, ईश्वर को भी हम लोग अगर नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर, तो पहले स्त्री का ही नाम आता है भारत जैसी कंट्री में, क्योंकि उनको जननी माना गया है। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ का, और हम लोग आज से नहीं, हम लोगों का सिविलाइजेशन ही ऐसे रहा है। हम लोग इस तरीके की चीज़ें अपने चीज़ों में डाले हुए हैं, जो इस तरीके की चीज़। तो ये आखिर में इस प्रकार की जो चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं बहुत ही देश को शर्मसार करी हैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो। मणिपुर का जो चीज़ें चल रहा है आज भी वायलेंस के रूप में फैला हुआ है, और बहुत सारे विक्टिम्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं। अब इसको सही प्रकार से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार से क्राइम कहा जा रहा है, और प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेके एक्शन लेने की जरूरत है। अलाड़ी कृष्णा अय्यर स्वामी इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो कारण यहाँ पे बताई जा रही हैं आर्टिकल में, इसको यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द यूनियन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करे। तो यूनियन की जो ड्यूटी है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए ही चाहिए किसी भी परिस्थिति में, अगर वो आवश्यक हो जाता है तो यहाँ पे पॉलिटिकल, मैं बार बार कहता हूँ, विल की ज़रूरत है। अगर कोई भी कार्य करना है तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पे के संतनाम, यहाँ पे दूसरे जो लीडर थे अपने समय के, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर ब्रॉडली एनालाइज किया जाए, देखा जाए, तो हम लोग इस आर्टिकल को ऑपरेशन में पाते हैं, और ये जो फिजिकल ब्रेकडाउन होगा गवर्नमेंट इन द स्टेट, तब जाकर के ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन हो, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो भी इस प्रकार की चीज़ें लागू हो सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ इस प्रकार के नियम रूल्स बना दिए गए थे उस वक्त भी, तो इसको करना चाहिए। ठाकुर दास भार्गवा यहाँ पे क्या कहते हैं, सिचुएशंस की अगर बात करें तो इंटायर मशीनरी की यहाँ पे फेल हो चुकी है, और पीपल जो है यहाँ पे अपनी कॉमन लिबर्टी, क्योंकि वहाँ पर बार बार इंटरनेट की शटडाउन हो जा रही है, और बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, राइट्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होके आ रही है। अंबेडकर जी बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे 1949 में, कि जो फेलियर ऑफ मशीनरी है, अगर वो इस प्रकार की चीज़ें पाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निकल के आती है, तो यहाँ पे आप लोगों को डिफैक्टो और डेज्यूर, उसकी जो मीनिंग होती है, डिफैक्टो मतलब रियल, डिजोर का मतलब नॉमिनल, तो यहाँ पे इस प्रकार के एक्शन लिया जा सकता है, और प्रेसिडेंट को इस प्रकार की चीज़ें पावर मिली है कि अपना प्रॉपर यहाँ पे एग्जीक्यूट करें और एडमिनिस्ट्रेशन करें उस प्रोविंसेस को। लेकिन यहाँ पे अगर बात देखें हम, तो आर्टिकल 355 ऑब्लिक कर रहा है यूनियन को कि आप स्टेट को मदद करिए इस प्रकार के चैलेंज की सामना करने में। यूनियन गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक सफल हुई नहीं है। कोर्ट के आदेश इतने सारे आए हैं, PIL दाखिल हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मई 8, 2023 से ही, लेकिन क्या हुआ, कुछ अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ हुआ नहीं है। सॉलिसिटर जनरल जो स्टेट के होते हैं वो यहाँ पे आए, वायलेंस के बारे में पूछा गया कोर्ट में, लेकिन वो क्या कहें, स्टेट में कोई किसी प्रकार का पिछले 2 दिनों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं है, वायलेंसेज हुआ नहीं है, वायलेंस जो हुआ अब कम हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल जो कोर्ट अगर उनको बुलाए, स्टेट के सॉलिसिटर जनरल होते हैं, तो वो उनको जवाबदेही देना पड़ता है। गवर्नमेंट के ये नुमाइंदे होते हैं, लॉयर होते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बोल रहे थे ये कि
ठीक है कम हो रहा है और रिहेबिलिटेशन पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन कोर्ट इन सब चीज़ों को जान रहा है। सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे कोर्ट को तो इस प्रकार की चीज़ें कह के आगे निकल गए। 2023 में सो मोटो एक्शन लेता है कोर्ट और इंसिडेंट के बारे में पूछता है जब यहाँ पे नंगे परेड कराई गई थी, जो आपको पहले मैं बताया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे अब पॉलिटिकल विल ही है एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे इस वायलेंसेस को इस बहुत हद तक कम कर सकता है। तो वही गवर्नमेंट यहाँ पे फोर्सेस तो डिप्लॉय कर दी है 5000 के आसपास। देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो गवर्नमेंट को इस इंसिडेंट दोबारा ना हो इस प्रकार की चीज़ें देखनी पड़ेगी। वायलेंसेस अनअबेटेड इसको कैसे रोका जाए, तो 11 नवंबर 2024 को पुनः यहाँ पे 250 लोगों की आसपास मृत्यु हो गई है 11 नवंबर 2024 के 20 तक यहाँ पे। तो देखिए 250 का आंकड़ा कम नहीं होता है, तभी जाकर के यहाँ पे 5000 फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं और बहुत सारे लाख ऑफ द पीपुल को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, यहाँ छोड़ के चले गए हैं। भैया अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं माइग्रेट होके चले जाएंगे अगल बगल के स्टेट में या फिर इधर मेन लैंड पे आ जाएंगे। सब भारत ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है आपको मैं बताऊं तो ये वही रीजन है जहां पे आप देख सकते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम सही मायने में देखें तो यही कहा जा रहा है कि जो नवंबर का इंसिडेंट हुआ, बच्चों को मार दिया गया और वाइफ मतलब वुमेन को भी मारा गया, उस इश्यू को यहाँ पे निकाला। कई सारे लोगों की जो घर हैं सेट ऑन फायर जला दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन पहले बता रहा है यहाँ पे कि स्लो और इनइफेक्टिव रहा है। 27 हियरिंग हो चुकी है लेकिन कोई भी शॉकिंग यहाँ पे कोई चीज़ें निकल के नहीं आ रही है कि फंडामेंटल राइट्स लोगों का हैम्पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं बाधित हो गई हैं। आपका राइट टू फंडामेंटल राइट जो आता है तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही अगर इंटरनेट को शट डाउन करते हैं तो इंटरनेट शट डाउन भी इसके अंतर्गत आता है। आपको अधिकार है, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट भी लोगों की हैम्पर हो रही है। लाइफ्स, लिबर्टी, डिग्निटी, पीस, प्रोसेस, सारी चीज़ें यहाँ पे हैम्पर हो रही हैं। तो बेंच जो है कई प्रकार से बैठा हुआ साइलेंट बैठ के देख रहा है। साइलेंट स्पेक्टेटर बोला क्या है। सेक्टेरियन वायलेंस चल रही है ग्रुप में, मणिपुर में, इस प्रकार की चीज़ें जो आपके भारत में चल रहे हैं तो उसको किसी भी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है, वो भी स्ट्रांग, तब जाकर के पीस, हार्मोनी, जस्टिस यहाँ पे आएगा, रिहेबिलिटेशन भी हो पाएगा। जो लोग माइग्रेट करके चले गए हैं वो पुनः यहाँ पे आ पाएंगे। अगर वहाँ पे पीस होगा तभी तो आएंगे, नहीं तो अपना जान गंवाने कौन आएगा। यही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। जो डिमांड है वो इमीडिएट इंटरवेंशन होना चाहिए प्रेसिडेंट से, और ये एडिटर भी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं क्या कि भाई यहाँ पे तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, अब ये ज़रूरत है। तो आर्टिकल 356 की डिटेलिंग बताया मैं, 52 की, 352 की, 360 की और कुछ उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग बताया। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और ये समझ में आई है फ्रेंड्स तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे जरूर से शेयर करें। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप इस टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल की तरफ। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको कवर करूंगा। बात करी जा रही है फ्रेंड्स दिल्ली के पोल्यूशन की। आजकल अगर दिल्ली के पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में मैं भी रहता हूं, और दिल्ली की जो पोल्यूशन है आज के बात करें अगर तो 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स तक पहुंच गया है यहाँ पे। तो 500 AQI का मतलब यही हुआ सीधे सीधे, तो आप PM 2.5 और PM 10 ये इन सबको आप इनहेल करेंगे। PM 2.5 इतना खतरनाक होता है, ये आपके लंग में जाकर के उससे बाहर भी आ सकता है, इतना छोटा ये कण है। तो इसकी हार्मफुल को देखिए, ये लोगों के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम देता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देता है, कैंसर प्रॉब्लम देता है, और भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है पोल्यूशन के कारण। अगर बात करें तो ग्लोबली यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 लाख टू 1 करोड़ लोगों की ग्लोबली डेथ होती है पोल्यूशन के कारण। अब यहाँ पे कैपिटल जो है चोक हो गई है। चोक जब वर्ड यूज हो गया तो एकदम त्रस्त हो गई है, रुक गई है। अब रुक गई है तो मतलब बहुत सारे फ्लाइट भी कैंसिल करे गए हैं। क्यों? क्योंकि हैजी वातावरण है, क्लियर वेदर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है क्या कि आप कैसे भी करके इसको सही करिए और पुनः इसको सही तरीके से
जो भी पहले वाली स्थिति थी उसमें लेकर आइए। CAQAM क्या है, तो यहाँ पे एक कमीशन है और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यही देखती है किस प्रकार से दिल्ली में एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर का रीजन वो होता है जो आपका मान लीजिए ये दिल्ली है, अगल बगल के जो बॉर्डर एरिया है स्टेट के, तो वो दिल्ली एनसीआर में आ जाते हैं। यहाँ पे ग्रैप 4 लागू किया गया है, तो ग्रेडेड रिस्पांस प्लान, ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान यहाँ पे लाया गया है और ग्रैप 4 लागू किया गया है। जैसे ही ग्रैप 4 लागू किया है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। आप सोचिए किस हद तक इम्प्लीमेंट कर रहा है कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। वो छोटे बच्चे की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे बात करी जा रही है आपके बड़े बच्चों की, जो 11th 10th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी स्कूल बंद कर दिया गया। नो फिजिकल क्लासेस वेयर अलाउड इन दिल्ली राइट नाउ। सारी की सारी चीज़ें अगर चलानी है तो ऑफलाइन आप चला सकते हैं। बड़ी व्हीकल को रोका गया है, जो भी बड़ी व्हीकल आती हैं जो BS6 की हैं उनको तो अलाउ कर देंगे। BS6 होता है भारत स्टेज 6, ये भारत स्टेज 4 से सीधे भारत BS6 पे पहुंचा है। BS4 से हम BS6 पे सीधे कूद गए हैं। BS6 की जो व्हीकल होती है वो इमिशन जो है कम करती है। BS4 डीजल वाहन है, ये बहुत हाई इमिशन करते हैं, इसीलिए कैपिटल वाले रीजन में इसकी एंट्री बैन कर दी गई है। सीवियर कैटेगरी दिखाई गई है, देखिए कैसे स्मोगी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आपको मुझे बतानी थी ग्रैप 4 किस प्रकार से लागू हुआ। अब अगर थोड़ी सी हम डिटेल में इसको देखेंगे और समझेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि भैया इस क्षेत्र में क्या पॉल्यूशन का लेवल चल रहा है, और ये गवर्नमेंट की एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इंडिकेटर डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, तो ये एक इंडिकेटर है जो गवर्नमेंट बना के लाई है, क्या बताने के लिए पब्लिक को कि कितना पॉल्यूशन चल रहा है अगर आपके अगल बगल देखा जाए तो। किस प्रकार से रेस्पिरेटरी और दिल की बीमारी से यहाँ पे गरीब लोग त्रस्त हो जाएंगे। अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्वालिटी इंडिसेस यहाँ पे होता है। पॉल्यूशन जब भी मचता है फ्रेंड्स तो वो कहीं ना कहीं हर रूप में आपको इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो नॉइज का हो, हर प्रकार से आपको पॉल्यूट करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे पॉल्यूटेंट की हम बात करेंगे। जो पॉल्यूटेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड, PM10 एंड 2.5, तो इनकी वैलिडिटी लंबे समय तक होती है। अगर बात करें तो सालों में आ जाते हैं ये। और यहाँ पे AQI की बात करी जाए तो अब देखिए अगर 500 दिल्ली में चल रही है AQI, तो देखिए आप कहाँ पे हैं, ये हैजार्डस से भी नीचे हम लोग कहीं जाके बैठे हुए हैं। 500 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना सर। तो यही चीजें हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप बाहर बिल्कुल मत निकलिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करिए, सारी एक्टिविटी को कट ऑफ कर दीजिए। 200+ में बात कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए सीधे जो 67 और 99 AQI दिखाता है यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ 6 AQI बैंड्स हैं जो बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे ये अगर फेयर है तो भी आप अनयूजुअल सेंसिटिव एयर पॉल्यूशन का शिकार कर रहे हैं। 100 से 150 तक पहुंचता है तो वेरी पुअर में आ जाते हैं आप, और यहाँ पे आप बाहर निकलना कम कर सकते हैं। सीधे यही से आप कितने पे चल रहे हैं, आप तो 500 पे चल रहे हैं। तो 500 पे अगर चल रहे हैं, सोचिए क्या कंडीशन आज की होगी। तो आशा करते हैं ये वेरी गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर और हजार्डस, आज के समय में हम सीवियर पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे सीवियर वाली पॉल्यूशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो आज सीवियर कैटेगरी में पहुंच गए हैं दोस्तों हम लोग। 500+ की कहानी है। तो ये थी दिल्ली की जो कहानी मुझे आपको बतानी थी कि इस प्रकार से पॉल्यूशन हो रही है। अब अगर बात करें थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाके, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या कि अगर हम किसी भी कंट्री के पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन फैलाने के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, लैंड पॉल्यूशन की बात करें, नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, तो ये सब कैटेगरी में आते हैं प्रदूषण की कैटेगरी में। एयर पॉल्यूशन अभी जो फैला हुआ है इतना, उसका कारण क्या हो सकता है। तो अभी जो पराली जलाई जा रही है और दिल्ली NCR में
वो एक प्रमुख कारण है। ऑलमोस्ट 15 से 20% इसके लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है। पराली के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो निकल के आ रही है व्हीकल की प्रॉब्लम। उसके बाद निकल के आ रही है जो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है वेस्ट मटेरियल कूड़ा का। दिल्ली में कूड़े वाले पहाड़ हैं बड़े बड़े, उस पे गाड़ियां चलती हैं, ये बात याद रखिएगा ऐसे। तो उन पहाड़ों को भी अगर बर्न आउट करेंगे तो यहाँ से भी निकलता है। तो ये डिकम्पोज होती हैं जब, तो ये भी पोल्यूशन मचाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात बोली जा रही है। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली के अंतर्गत वो भी, प्लस उसके बाद फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं बहुत सारे। तो स्मोक जो आज के डेट में इस ठंडी हवाओं से मिलके क्या बन गए हैं, स्मोग। तो ये चीजें याद रखिएगा जो इसके प्राइमरी कॉजेज आपको मैं बताया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अगर इसकी डिटेलिंग देखें तो थोड़ा सा हम पीछे जाके देखेंगे। दिल्ली का कुछ इस प्रकार का आज का परिदृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या रोड और क्या मेट्रो दोस्तों, क्या इंडिया गेट, क्या आपका लाल किला, लाल पथ, ये सब कुछ राजपथ, सब कुछ बदल गया है। बस में ट्रेवलिंग करिए, पुल पे जाइए, आप रोड हाईवेज देखिए, इंडिया गेट जाइए, कहीं भी कर्तव्य पथ जाइए, सारी की सारी पोल्यूशन यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। इंडिया में अगर बात करें तो आज के परिदृश्य में ये बात करें, ये ग्लोबली दिल्ली फेमस हो गया है। किस चीज़ के लिए? केवल और केवल पोल्यूशन के लिए हम लोग फेमस हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और पीछे जाकर के अगर सीधे आपको हम लंदन लेके चलें तो लंदन की 1850 की मैं पिक्चर देख रहा था जब लंदन में फ्रेंड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप में। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 80-50s में आया, बोले तो 19th सेंचुरी में। यहाँ पे भी ये भी लंदन की ब्रिटेन विक्टोरियन सिटी देखिए किस प्रकार से पोल्यूशन थी, और ये इनकी बहुत बुरी हालत थी। ये कोई 19th सेंचुरी में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जी रहे थे। ये भी इनकी थेम्स नदी बहुत गंदी हो चुकी थी। तो ये लंदन में जो थेम्स नदी है, लंदन की इन्वायरमेंट, यहाँ पे केवल और केवल स्मोग फैले हुए थे वातावरण में। तो इस स्मोग से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। आज के परिदृश्य की बात करें तो ये सारी चीजें ये कम कर चुके हैं। तो ये अपनी चीजों को कंजर्वेशन कर रहे हैं। हम अपनी चीजों को आज के डेट में क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा खत्म कर रहे हैं, डिटोरिएट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमें भी डेवलप्ड बनना है। पूरा रेस इसी का है फ्रेंड्स कि डेवलप्ड बनना है। कहाँ से? डेवलपिंग से। डेवलपिंग से डेवलपमेंट का सफर ऐसे ही तय सारी कंट्री करने वाली है। कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो इस तरीके की पोल्यूशन मचाए बिना ही डेवलप्ड हो जाए। तो ये कर रही है। अब इसी की फंडिंग के लिए यहाँ पे डिमांड करी गई थी। तो भैया आप जो है आपका COP29 में ये डिमांड रखी गई थी कि आप जो है यहाँ पे एक फिनेंशियल फंड बनाइए और डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे प्रोवाइड करें फिनेंशियल असिस्टेंट, तभी ना वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पे इंडिया ने सीधे सीधे ये चीज़ बोला कि आप लोग COP29 में भी कोई बहुत फ्रूटफुल चीज़ें निकाल के नहीं लाएं। फंड देने को तैयार नहीं है। G20 देशों पे लाद के ये चले गए। और यहाँ पे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बैकग्राउंड डिटेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसकी 9 रीजनल डायरेक्टोरेट हैं, कई सारे स्टेट में फैली हुई हैं। 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ। ये इन्वायरमेंट का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मेंस में निकल के आता है, आपके प्री में निकल के आता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। स्थापना 1974 में अगर होती है तो ये किस एक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। लेकिन परंतु किंतु बंधु, यहाँ पे जो पावर और फंक्शन करती है, जो पावर और कार्य करती है, पावर कहाँ से लेती है? एक्ट का निर्माण, इस बोर्ड का निर्माण वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974 से हुआ है। लेकिन पावर और फंक्शन कहाँ से ले रही है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 से ले रही है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। कई सारे टेस्ट सीरीज में भी ये पूछा गया है और ये
आपको बहुत अंदर का न्यूज़ मैं बता भी रहा हूँ। बोर्ड जो है देखता रहता है कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट को एसेस किया जाए और रिसर्च करता रहता है ताकि एक इन्वायरमेंटल लॉ को सही तरीके से लेकर के जाया जा सके और नेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने का बात कर रहा है। कार्य करता है किसके साथ? तो ये दोनों के साथ कार्य करता है, नेशनल लेवल पे और स्टेट बोर्ड के लेवल पे भी, यूनियन टेरिटरी के लेवल पे भी। रन करता है क्या? नेशन वाइड प्रोग्राम, जैसे कि किस क्वालिटी को मेंटेन करना है, हवा पानी को, तो यहाँ पे NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इसी ने चलाया है। कौन? CACB। फोकस करता है एयर पे, वाटर पे, नॉइज पे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन पे, इन सब चीजों पे फोकस करता है। अब बात करे जाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एक्ट की, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा जो एक्ट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। इन एक्टों से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और सीधे सीधे PCS एग्जाम्स में तो एक्ट ही पूछ देता है यहाँ पे। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया। वहीं पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1974 में आया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86 में आता है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में आ जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आता है। जो लोग कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा ये एक्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आता है, यही आपको एग्जाम्स में मिलेंगे भी। तो फ्रेंड्स ये सी सारी डिटेलिंग आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा जो मैं बताया हूँ। फ्रेंड्स आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो आसानी से लोगों तक पहुँच सके। अगर आप शेयर करते हैं हमको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए एडिटोरियल पे, आर्टिकल पे देखेंगे ट्रंप जो जीत के आए यहाँ पे क्या बातें निकल के आ रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री US के इलेक्शन में एक हिस्टोरिक तो मानी गई, लेकिन यहाँ पे वोटर का जो फ्रस्ट्रेशन था वो इकोनॉमिक को एस्पेक्ट में लेकर के भी था कि जो बिडेन का जो टर्म रहा वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी है। तो इन्फ्लेशन भी वन ऑफ द कॉजेज था टू विन द इन्फ्लेशन फॉर द ट्रम्प। तो यहाँ पे ट्रम्प जो इलेक्शन जीत के आए हैं, और ट्रम्प किस पार्टी से हैं? ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से हैं। डेमोक्रेट पार्टी से कौन है? जो बिडेन साहब। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव जो विक्ट्री हुई है यही बताई जा रही है। हाई इन्फ्लेशन चल रहा है जो बिडेन के समय में, और इसके कारण से रिड्यूज हो गई है लोगों की क्या? वेजेज, तनख्वाह, परचेजिंग पावर लोगों की घट गई है। पहले लोग मान के चलिए एक कोई टी-शर्ट खरीद रहा है, वो मान के चलिए $10 का खरीद रहा था, तो अब जो है $12 का मिल रहा है या फिर $15 का मिल रहा है। तो परचेजिंग पावर लोगों की घटी। सिचुएशन मिरर यहाँ पे बोली जा रही है जो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। 1970 से इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो कंजर्वेटिव इलेक्टोरल विक्ट्री यहाँ पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन भी एलन मस्क की सहायता से यहाँ पे अगर चलेगा तो किस प्रकार से कैपिटलिस्ट क्लास को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि एलन मस्क ने, याद रखिएगा, ट्रंप की बहुत मदद की है इस इलेक्शन में, कहीं कहीं खुल के सपोर्ट भी किए हैं। तो पूरा ये सपोर्ट रहा एलन मस्क का। अब ये कैसे पुनः लेबर गेन करेगी, यानी लेबर फोर्स की बात करी जा रही है, उनके वेजेस कैसे गेन होंगे, क्योंकि ट्रंप भी कहीं इससे कम नहीं है। अब इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में इन्फ्लेशन रेट देखा जाए और US में इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो 1970 से लेके 2024 तक, और यहाँ पे US का भी 1970 से 2024 तक, यहाँ पे 70-75 में 24% पहुंचा था। 2020 से 24 में 7.9 से 6.8 तक यूके में चल रहा है। यहीं पे बात करी जाए 13.5% पहुंची थी 75-80 में, और आज के परिदृश्य में बात करें तो 20 से 24 में 4.1% तक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कहीं यहाँ पर थे तो हम लोग यहाँ पे ये लोग पहुंचे हुए हैं। US की बात करी जा रही है, तो इन्फ्लेशन चल रहा है परसेंटेज में, जो कि वहाँ की जनता के लिए सही नहीं है। तो ये एक प्रकार से कॉजेज था, ये वन ऑफ द कॉजेज भी ये भी था।
नेक्स्ट चली जा रही है, इस आर्टिकल को भी काफ़ी अच्छे से मुझे कवर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है ग्लोबल साउथ, कई सारे लोग इस टर्म से फेमिलियर हैं नहीं। अब इसको मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा, कारण ये है क्योंकि अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया चीज़ें तो वो प्रॉब्लम कर जाएगी। ग्लोबल साउथ कंट्री की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि ग्लोबल साउथ है क्या। ये ग्लोबल साउथ आपको समझना पड़ेगा। ग्लोबल साउथ ये ऐसी जो लाइन मैं खींच रहा हूं, याद रखिएगा, ये रेड वाली जो है वो ग्लोबल साउथ है, और जो इससे ऊपर है ब्लू वाली वो ग्लोबल नॉर्थ है। ग्लोबल नॉर्थ की परिभाषा यहाँ पे रखी गई है जो डेवलप्ड नेशन कहे जाते हैं। यहीं पे ग्लोबल साउथ की जो डेवलपिंग है या फिर लिस्ट डेवलप्ड नेशन है, जिनकी इनकम कम है, जिन कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है, हेल्थ पे कम खर्चा करते हैं, पावर्टी से और सैनिटेशंस कम है, वहाँ लिवलीहुड कम है, जीविका लोगों की कम है, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें, लाइफ सपोर्ट सिस्टम कम है, तो ये चीज़ें इन कंट्री में कम है और इन कंट्री में हाई है। तो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड इसमें अच्छी है, और यहीं पे इसकी बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी नहीं है। तो दो पार्ट में बांटा गया। अब इस दो पार्ट की कहानी को और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ। तो ग्लोबल साउथ जो इतना वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट और वार चल रहा है, जैसे इजराइल, फलस्तीन, यूक्रेन और अफ्रीका, इन कंट्री की अगर बात करें तो बहुत सारा वार चल रहा है, जिसके कारण G20 की जो मीटिंग हुई है अभी, कहाँ पर G20 की, तो ब्राजील में G20 की मीटिंग हुई है। ब्राजील से कौन लेके जाएगा G20 की मीटिंग? मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा, ब्राजील के बाद G20 की मीटिंग कौन करेगा? तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद कौन करेगा? चलिए आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यूएसए करेगा। तो ये 19वां G20 था, ये 20वां G20 है और ये 21वां G20 यूएसए करेगा। तो 20वां पहले साउथ अफ्रीका को दी जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे इंडिया के G20 में ही मिला लिया गया है। अब यहाँ पे बात आ रही है फ्रेंड्स, मोदी यहाँ पे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि यहाँ पे डिसीजन लिया गया है दिल्ली समिट में, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में जो G20 की समिट हुई थी उसका क्या लोगो था, थीम था, और उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था कि वन अर्थ वन फ्यूचर, ये इसका थीम था। तो सर्वस्व कुटुंबकम की भावना लेकर के चल रहे। तो यहाँ पे मोदी और जो बिडेन साहब दोनों लोग मिले हैं, उसकी बातें चल रही हैं। रियो कन्वर्सेशन चल रहा है, तो रिजोल्यूशन यहाँ पे हुई है। रियो एक सिटी है, आपको अगर दिखाएं हम यहाँ पे, तो रियो की लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रियो की लोकेशन है। रियो डी जेनेरियो एक ऐसा स्थान है जहाँ से अर्थ समिट भी हुई थी। अर्थ समिट कब हुई थी? कई बार आपको बताया हूँ, 1992 में। इसी को रियो समिट बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसी से UNFCCC निकल के आया था। ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं से बन जाती हैं। ये ब्राज़ील की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे अमेजोन रिवर की बात कर रहे हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी नेग्रो, ये बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अगर जूम करके हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे। तो ये मोदीरा हो गई, प्लस ये हो गई टेलिस पीरिस हो गई, जुरुआ हो गई, अमेजोन रिवर की ये ट्रिब्यूटरी हैं। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे। ये लेक टिटिकाका हो गया, जो बॉर्डर पे है पेरू और बोलीविया के, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझिए, जो मैं अभी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसको देखना और समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल की तरफ, आर्टिकल की तरफ। तो आपको निकल के आ रहा है ग्लोबल साउथ बहुत सारा चीज़ें चैलेंज कर रहा है। क्या? फूड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड में वार चल रहा है। ये रियो डी जेनेरियो में बात
चल रही है। अब इसी को टैकल करने के लिए इंडिया भी आगे निकल के आ रहा है, अपनी अप्रोच को आगे लेकर के आ रहा है कि हम इसको भी कहीं ना कहीं जो इतना हो सकता है इंडिया से वो टैकल करेगा। सिक्योरिटी की बात करी जा रही है, फूड की बात करी जा रही है, यहाँ पे ये सब चीज़ों को देखेगा। तो ये सब चीज़ों की देखेगा तो G20 की बात करी जा रही है। तो ये नेशन जो G20 की हैं इसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूरोपियन यूनियन। आज के डेट में बात करें तो अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर डिटेलिंग थोड़ा सा देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो साउथ अफ्रीका का एक एडिटोरियल है जो ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। तो G20 की अगर रिसेंटली बात करें, ब्राज़ील में मीटिंग हुई और नाइजीरिया में जो प्रधानमंत्री गए थे उसके बाद ब्राज़ील गए, ब्राज़ील से यहाँ पे गुयाना जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अभी प्रधानमंत्री 3 कंट्री विजिट करेंगे। अब यहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात करी जा रही है, वो ग्लोबल साउथ जो अभी आपको मैं इस पिक्चर में दिखाया, इसी ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे हैं। किस ग्लोबल साउथ की? जो रेड में है, यही ग्लोबल साउथ है। अब अच्छा, ग्लोबल साउथ की अगर हम बात कर रही हैं तो क्या ग्लोबल साउथ का मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर होता है? तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, ये तो पूरा का पूरा नॉर्थ में ही आता है। तो डेवलप्ड और इकोनॉमी के आधार पे, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल के आधार पे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का टर्म लिया गया है। ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं से निकल के आएंगी। यहाँ पे अबूजा में जो विजिट किए थे प्रधानमंत्री मोदी, और इनसे पहले 2007 में मनमोहन सिंह विजिट किए थे। तो यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इससे चल रही है। मोदी और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद साहब, वहाँ पे क्या एफर्म किए हैं कि हम अपना डिफेंस में कोऑपरेशन करेंगे और जो आतंकवाद है, जो ग्रुप लुटेरा का ग्रुप है, ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है, मिल करके इससे लड़ा जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। इनको अवार्ड भी दिया गया है नाइजीरिया का, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीर। ये याद रखिएगा, नाइजीर से ये मत करिएगा कि इनको नाइजीर कंट्री दी है, नाइजीरिया कंट्री दी है। अच्छा, नाइजीरिया और नाइजीर दोनों का कैपिटल हमको आपसे चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोनों का कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीर एंड नाइजीरिया। तो यहाँ पे डेडिकेट किया गया है अवार्ड पीएम मोदी के द्वारा कि ये इंडियंस को मैं डेडिकेट करता हूँ। तो यहाँ पे ब्रिटेन 1960 में बात करी जा रही है, यहाँ से आज़ाद हुआ था नाइजीरिया। और आज के परिदृश्य में बात करें तो डायस्पोरा भी, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, यानी भारतीय लोग वहाँ पे रहते हैं। 200 से ज़्यादा कंपनी भी कार्यरत हैं, कार्य करती हैं। 27 बिलियन की यहाँ पे डॉलर की वर्थ यहाँ पे चल रही है। जैसे फार्मा हो गई, दवाई की हो गई, और हेल्थ केयर हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, एनर्जी हो गई। और इन कंट्रीज में लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी भी जो चल रही है आज के डेज में। पॉवर्टी, पोल्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ भी सिमिलर क्रॉनिक इशू है। तो भारत के साथ साथ भी नाइजीरिया में ये भी चीज़ें हैं। नाइजीरिया की बात करें तो टॉप अफ्रीकन इकोनॉमी है जीडीपी की अगर बात करें तो अफ्रीकन यूनियन में ये भी चीज़ें निकल के आती हैं, जो ब्रिक्स का पार्टनर हो जाता है। अफ्रीकन यूनियन की अगर बात करें तो G20 में भी ऐड हो जाता है। यहाँ पे कन्वर्सेशन की बात करें तो जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो लीडर यहाँ पे गए हैं रियो डी जेनेरियो G20 ब्राज़ील में जो मीटिंग चल रहा है, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन इंडक्ट किया गया है G20 मेंबर में 2023 में, जो कि पहले ही मैं आपको बताया। यहाँ पे वैल्यूएबल कमिटमेंट चाहिए तब जाकर के यहाँ पे ग्लोबल साउथ और साउथ साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ एक ही जैसा है कि आपस में कोऑपरेट करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात चल रही है इस कॉन्फ्रेंस में कि किस प्रकार से पार्टिसिपेशन करके आगे चलेंगे, और इंडिया का प्लान है अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके G20 प्रोसेस को और आगे और इंगेजमेंट बनाए रखना। यह अलाउ करता है अगर G20 होस्ट करने के लिए
तब यहाँ पे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो 2015 में हुई थी और अभी तक ओवर ड्यू है, अभी नहीं हुई है, तो ये दिल्ली में आ सकती है। तो होगी तो देखा जाएगा, कंफर्म वहाँ पे करा जाएगा आपको। दूसरी बात, यहाँ पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसको भी यहाँ पे कॉमन कॉज के लिए लेकर के आने की जरूरत है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हेल्थ की सिक्योरिटी, फूड, एनर्जी, गवर्नेंस, आप लोग वर्ल्ड में फाइट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो यहाँ पे पीस तभी होगा जब यहाँ पे वर्ल्ड में फाइट नहीं होगी, क्योंकि एक कंट्री में अगर फाइटिंग हो रही है तो वो अपनी कंट्री से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा, जिसके कारण वर्ल्ड में क्या होगा, प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब यहाँ पे रियो अर्थ समिट जो अभी आपको बताया उसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। आशा करते हैं ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएं ग्लोबल साउथ के, तो और उसकी डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। एक होती है ब्रांड लाइन, इस ब्रांड लाइन को भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो जर्मन चांसलर थे विली ब्रांड, उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, इस शब्द का, और ये नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से अपने अनुसार किए। तो ये वही है जो इस प्रकार से डिवाइड करती है डेवलप्ड नॉर्थ और डेवलपिंग साउथ को, इस प्रकार से डिवाइड कर देती है। तो जो चीज़ें अभी आपको बताया वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के आधार पे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे यूएनसी ट्रेड डिस्क्राइब किया गया है, ये एक बॉडी है ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर के बनाई गई है ये बॉडी। तो यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो हैं नॉर्थ ग्लोबल यानी ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, जो डेवलप्ड माने जा रहे हैं। वहीं पे ये नहीं बताता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ही ग्लोबल नॉर्थ है, तो ये टर्म गलत है जो कि पहले ही बताया। साउदर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये नहीं हुआ कि साउदर्न ग्लोबल साउथ, ये टर्म गलत है। इस टर्मिनोलॉजी को मुझे क्लियर करनी थी, इसीलिए स्लाइड में लगाया हूँ। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं नॉर्थ की जो साउथ से हैं और वो नॉर्थ ग्लोबल में एडेड है। कार्ल ऑगलेस्बी जो है ग्लोबल साउथ टर्म लेके आते हैं 1969 में, और ब्रांड लाइन यहाँ पे जर्मन चांसलर विली ब्रांड लेके आते हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं जो भी ग्लोबल साउथ के बारे में बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया तो फ्रेंड्स इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्विन नेग्लिजेंस, दो प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे देखी गई। नेग्लेक्शन देखा गया क्या, तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर है प्लस फायर सेफ्टी, दो प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से झांसी मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की स्ट्रेटजी हो गई, जहाँ पे 10 बच्चों की मौत हो गई। ये एक प्रकार से पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट ईस्ट दिल्ली में भी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट आपके मध्य प्रदेश में भी हैं। डॉक्टर पेशेंट की रेशियो की बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे लगभग 2000 पे 1 डॉक्टर है, और वहीं पे बात करें इंडिया की एवरेज डॉक्टर पेशेंट रेशियो तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक है, जो WHO रिकमेंड कर रहा है 1000 पे 1 डॉक्टर होने चाहिए, तो यहाँ पे 836 पे 1 डॉक्टर भारत का एवरेज निकल के आ रहा है। ये झांसी मेडिकल कॉलेज 1968 में जो स्थापना करी गई बुंदेलखंड में, और यहाँ पे अगल बगल के लोग आते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट जो रिपोर्ट पहले दी थी वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कारण हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये डाटा दिया है कि 101 पीपल की डेथ हुई थी, 106 इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से। ये यूपी में 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 4th हाईएस्ट फैटेलिटी हुई है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार के बाद अगर देखा जाए 4थे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ पे उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बिहार में इस प्रकार की भी डेथ बहुत ज़्यादा हुई है। फायर सर्विसेज को हमें सही प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना पड़ेगा, समय समय पे चेक करना पड़ेगा कि ये एक्सपायर्ड तो नहीं है, मेंटेनेंस की जरूरत है तो करना पड़ेगा। यूनियन बजट में अगर बात करी जाए तो हेल्थ का बजट एलोकेशन बहुत हद तक कम हो गया है। वहीं पे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 3.3% चली गई है 2021 में। आज के परिदृश्य में तो और भी ज़्यादा कम हो गई है। लोअर और ग्लोबल एवरेज जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी अगर बात करें तो 2 से 5% कर रही हैं। ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री यहाँ पे 10 से 8% GDP का खर्च करती हैं। हम भारतीय लोग यहाँ पे 2 से 3% पे फंसे हुए हैं, तभी जाकर के ये सब चीज़ें होनी है। तो हेल्थ केयर और फायर सेफ्टी कहीं ना कहीं बजट से भी जुड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
उमा दास गुप्ता, बहुत अच्छी पिक्चर है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं देखे होंगे पाथर पंचाली, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो ये बहुत ही फेमस हो गई थी। इसके बाद इन्होंने पिक्चर बनाना बंद कर दिया। इसके बाद ये टीचर बन गई और टीचर बनने के बाद ये कभी एक्टिंग की नहीं। तो आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी, इनकी मृत्यु हो गई है और ये दुर्गा का रोल प्ले की थी। तो सत्यजीत रॉय की फिल्म थी पाथर पंचाली, ये काफ़ी आइकॉनिक फिल्म है, इसके बारे में जा करके आप लोग सर्च आउट कीजिएगा। इनका डेथ हो गया रिसेंटली, 84 साल की उम्र में इनका कैंसर से जूझते हुए डेथ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यूएस और फिलीपींस, ये दोनों साइन किए हैं एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस और वेपन शेयर करेंगे। तो देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे अपने अपने एक्सचेंजेज ये करते हैं यूएस और फिलीपींस। तो जो यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिख रहा है, यूएस के एनवाई और फिलीपींस के एनवाई दोनों लोग यहाँ पे अपना एग्रीमेंट शेयर कर रहे हैं। रसिया जो है वीटो कर दिया है यूएन के रिजोल्यूशन में कि इमीडिएट सीज फायर इन सूडान। तो भैया वीटो का मतलब क्या होता है? कोई भी कंट्री यूएन के जो परमानेंट मेंबर हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे, यूएन के कितने परमानेंट मेंबर हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उनमें से कोई भी वीटो अगर करता है तो जो रिजोल्यूशन चल रहा है वहीं पे ध्वस्त हो जाएगी। इसी कारण से यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जा नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार चाइना भी वीटो कर देता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को, सूडान एक कंट्री है अफ्रीका में और नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान दो कंट्री हैं, बन चुकी हैं। 2011 में सेपरेशन हुआ था। तो यहाँ पे बात चल रही है, चाइना और यूके, सीरा लियोन, इस प्रकार की कंट्री सपोर्ट तो करी थी, लेकिन मॉस्को के वीटो की वजह से वो चीज़ें बर्बाद हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल इंडिया को अगर बनाना है तो यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं, आपको नेट जीरो जानी पड़ेगी 45 साल में। कैसे जाएंगे नेट जीरो? उसके लिए इंटायरली बात करी जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा और प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी पे, कि जनरेट हो ये और पोल्यूशन कम हो, तभी हो पाएगा। मेंटेन करना पड़ेगा फूड भी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी और फॉरेस्ट कवर भी, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल था, सोचा मैं आपको बता दें। अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हो रहा है अजरबैजान बाकू में, जिसके कारण ये क्लाइमेट कम्बैटिंग को लेके इशू निकल के आ रहा है। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे बात बोली जा रही है। ये कोल माइन का फोटो है फ्रेंड्स। कोल माइन, मान लीजिए क्वेश्चन भी पूछ लिया ये कहाँ का है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम्स में काफी मदद लेगी। तो ये परसा ईस्ट कांते बेसन कोल माइन आपके छत्तीसगढ़ में सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखिएगा, परसा कांते बेसन कोल माइन। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पॉवर्टी आता है। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो आपके पास खाने को कुछ रहेगा क्या? तो जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो हेल्थ सही रहेगा क्या? हेल्थ सही रहेगा तो एजुकेशन कैसे ले पाएंगे? जेंडर इक्वालिटी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट 17 टोटल SDG की गोल हैं, जिसमें 169 टारगेट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। 2016 से लेकर के 2030 तक ये चीजें चलेगी। इससे पहले क्या कोई चीज नहीं था क्या? इससे पहले MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2000 से लेके 2015 तक चलाया गया। ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से क्वेश्चन किसी भी नंबर से पूछ सकता है। फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप यहाँ पे जा करके जरूर से जरूर अपनी चीज़ों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।